नमस्कार, मैं हूं राजेश कुमार। वक्त यूके प्राइम का है। कोविड-19 के प्रकोप से देश भर में डगमगाई अर्थव्यवस्था को पटरी पे लाने के लिए जहां प्रधानमंत्री मोदी ने 20 लाख करोड़ के आर्थिक पैकेज का ऐलान किया, उससे जरूर कुछ ना कुछ एक राहत भरी खबर लोगों को मिली है। वहीं दूसरे राज्यों में काम कर रहे युवाओं की घर वापसी के कारण रोजगार के आए संकट को कैसे दूर किया जाए, इसके लिए आज उत्तराखंड सरकार द्वारा स्किल्ड और अनस्किल्ड युवाओं के लिए एक पोर्टल को लॉन्च किया गया, जिसके संबंध में सचिव कौशल विकास रंजीत सिन्हा व राज्य मंत्री रविंद्र दत्त ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी दी। आज माननीय मुख्यमंत्री उत्तराखंड श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने उत्तराखंड के युवाओं के लिए पोर्टल लॉन्च किया है, जिसका नाम hope.uk.gov.in है। इस पोर्टल का जो मेन मकसद है, यहाँ पे जो स्किल्ड और अनस्किल्ड जो मैन पावर है उनके लिए एक डेटा बैंक तैयार करना, ताकि ज़रूरत पड़ने पर इनको हम स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध करा सकें। जो स्किल्ड लोग हैं वो इसमें अपनी कैटेगरीज भर सकते हैं, वो कितना एक्सपीरियंस लेके आए हैं, कहाँ पर उन्होंने आज तक काम किया है, वो जानकारी भरेंगे। और जो अनस्किल्ड हैं वो बताएंगे कौन सी स्किल में वो ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, उसका डेटा बैंक है ये। आपने देखा होगा कुछ दिन पहले माननीय मुख्यमंत्री जी ने मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना शुरू करी थी, तो स्वरोजगार योजना के लिए भी एक पोर्टल का जो डेटा है महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगा। देखिए, जैसा कि कोविड-19 के कारण कई हमारे युवा साथी बाहर से आ रहे हैं, प्लस यहाँ भी जो युवा साथी हैं उनके पास रोजगार की थोड़ी दिक्कत है। आज एक बहुत शुभ दिन है, आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी पूरे देश के लिए पैकेज का ऐलान किया है। और इसी शुभ अवसर पे माननीय मुख्यमंत्री जी का जो आइडिया था कि एक ऐसा हम पोर्टल क्रिएट करें जिसमें हमारे युवा जिनको स्किल चाहिए, रोजगार चाहिए, वो जो एम्प्लॉयर हैं जो रोजगार उत्पन्न कर सकते हैं, प्लस हमारा डिपार्टमेंट जो कौशल विकास का काम करता है, ये तीनों के लिए एक प्लेटफॉर्म तैयार करें, ताकि कोई भी युवा चाहे स्किल्ड हो चाहे अनस्किल्ड हो, अकुशल हो, बाहर से आ रहा हो, यहाँ के हो, कोई भी हमारे उत्तराखंड के युवा उस पर रजिस्टर कर सकते हैं। और ये डेटा एक ग्राम वाइज डेटा बनेगा, ताकि स्किल डिपार्टमेंट फिर उसके लिए प्लान कर सकता है किस प्रकार का स्किल चाहिए, कुछ रिफाइनमेंट चाहिए, एक्सपोजर चाहिए, वो हम देंगे। प्लस एम्प्लॉयर भी उस पर जाके अपने आप को ये कर सकता है कि हमें कौन से किस तरह के कुशल वाले हमें युवा चाहिए। जैसे ही वो टाइप करेगा, जैसे कुक चाहिए किसी को 10, जैसे ही टाइप करेगा 10 कुक का नाम आ जाएगा कि ये युवा कुक का ट्रेनिंग लिए हुए हैं। अब वो अपने आप उसको फ़ोन करके, नंबर भी है, फ़ोन करके उनको बुला सकता है, उनको एम्प्लॉय कर सकता है। लॉकडाउन से जहां भारतीय अर्थव्यवस्था चरमरा गई है, वहीं व्यापारियों को भी काफी नुकसान हुआ है। व्यापारियों की माने तो वो इस स्थिति में उनकी दुकानों पर काम कर रहे जो लोग थे, उनकी सैलरी देने तक के पैसे नहीं जुटा पा रहे हैं। व्यापारियों की माने तो दुकानें तो खुल गई, लेकिन ग्राहक कम आ रहे हैं। इस बीच देहरादून स्थित पलटन बाजार का जायजा लिया हमारे संवाददाता सुनील राज ने। वहां का क्या हालात है वो आपको दिखाते हैं। वैश्विक महामारी कोरोना वायरस ने वैश्विक स्तर पर लोगों को त्रस्त तो किया ही, लेकिन व्यापारियों पर इसका किस तरह से असर पड़ा। हम पहुंचे हैं देहरादून के पलटन मार्केट में। हालांकि पलटन मार्केट में तमाम व्यापारियों से हमने बात की अभी तक, उनका साफ तौर पर यही कहना था कि जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल 20 लाख करोड़ के आर्थिक पैकेज की घोषणा की, उसको वित्त मंत्री आज तफसील से बताएंगी और कौन से एरिया में कितना पैसा देंगी उस पर उसके बाद ही बातचीत हो पाएगी। लेकिन हम इस मसले से थोड़ा हटके इस बात को रखेंगे कि उनको किस तरह का धक्का पहुंचा है और आर्थिक में कितना नुकसान हुआ है। सर, पहले तो आप अपना नाम बता दीजिए। मेरा मुकेश कुमार गुप्ता। अच्छा गुप्ता जी, जिस तरह से अभी लॉकडाउन चल रहा था बीच में, क्या आपकी दुकान रेंट पे थी तो कितना आप इसका रेंट देते थे? अगर नहीं थी तो आपको कितना नुकसान हुआ इस बीच? हमारी रेंट की नहीं दुकान है, हमारी अपनी दुकान है। हमें नुकसान सेल का हुआ है और हम इस दौरान काफी पीछे चला गया बिजनेस, मतलब काफी अफेक्ट पड़ा हमारी इकोनॉमी पे, हमारे में, देश की में, सब में फर्क पड़ा है। क्योंकि 50 दिन दुकान बंद रहा है ना, कोई बड़ी बात, कोई छोटी बात नहीं है। मान के चलो जिस तरीके से 50 दिन दुकान बंद रही, एक महीने का मोटा मोटा तौर पर देख ले हम, तो एक महीने की मोटी तौर पर कितना नुकसान हुआ होगा आपको एक महीने में? एक महीने में जो हमारी सेल होती है वो हमारे कुछ भी नहीं है हमारे पास। हमने अपनी पूंजी खाई है, बैंक से लोन लिया है, किसी से उधार मांगा है,
हम परेशान हैं, हमारा कर्मचारी परेशान है बंद से। जिस तरीके से जो आपका सामान है अभी वो बाहर से आ रहा है या फिर वही सामान आप बेच रहे हैं जो यहाँ पर स्टोर है पहले से ही? नहीं, अभी नया सामान आना शुरू नहीं हुआ है क्योंकि पीछे से मंडियां बंद हैं, जहां से हमारा सामान आता है वहां पे प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, उस वजह से हमारे पास सामान नहीं आ पाएगा। गवर्नमेंट का लॉजिस्टिक बंद है, कपड़ा एसेंशियल आइटम में नहीं है, इसलिए बिल्कुल सामान नहीं आ पा रहा है और अभी आगे 15-20 दिन आने की उम्मीद भी नहीं है। अभी हमारे पास जो स्टॉक है हम उसी को बेच के गुजारा कर रहे हैं अपना। हम आपसे भी बात करेंगे कि किस तरह जो कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 20 लाख करोड़ के आर्थिक पैकेज की घोषणा की है, क्या उससे आप संतुष्ट हैं? और हालांकि क्राइटेरिया भी ये नहीं हुआ है कि किस फील्ड में कितना देना है, किस एरिया को कितना देना है, लेकिन आप क्या इससे संतुष्ट हैं? अगर लोगों के गरीबों के जेब में पैसा जाएगा तभी वो खरीदारी करने आ पाएंगे। तो देखो आज शाम को पता चलेगा कि वित्त मंत्री किस टाइप का पैकेज अपने प्रदेश के लिए करते हैं। और सेकंड ऑफ ऑल इस चीज से जो है पूरे व्यापार को क्या पूरे जितने यहाँ बाजारों में लेबर वर्क है, मालिक को तो तरसता ही है और जो वर्कर है वो उससे वही तरसता है। अगर मालिक कमाएगा नहीं तो वर्कर को पैसे कहाँ से देगा? दुकान नहीं खुलेगी, पैकेज नहीं है, अगर आएगा दुकानदारों के फेवर में तो उसमें जो है स्टाफ उनका भी है इस टाइम। आपकी दुकान पे करीब कितना स्टाफ अभी काम कर रहा है? 4-5 आपके हर जगह हर शॉप में कम से कम 5-6 मान के चलो हैं। और इस बीच आप सैलरी देते रहे उनको? अभी सैलरी का कुछ ऐसा बन नहीं पाया कि सैलरी किसी को मिली किसी को नहीं मिली। जब अर्निंग नहीं होगी दुकान की तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा और जो कर्मचारी है उनके लिए भी इस दुविधा में जीना मुश्किल हो जाएगा। क्या इस संबंध में भी आप सरकार से आग्रह करेंगे कि आपको जिस तरीके से बिजनेस में नुकसान हुआ है तो आप सैलरी कहाँ से देंगे? इसको लेकर भी सरकार को कुछ सोचना चाहिए। हाँ, वो तो जरूरी है कि मालिकों के लिए भी सोचना चाहिए और वर्करों के लिए भी सोचना चाहिए कि दोनों को कोई नुकसान ना हो। मालिक को तो नुकसान हो ही रहा है, जो वर्कर एम्प्लॉय है दोनों को एक समानता से कुछ ना कुछ मिलना चाहिए कि उनको भी दोनों की आर्थिक स्थिति अच्छी रहे। मैं ये देख पा रहा था कि पहले के मुकाबले हालांकि भीड़ तो दिख रही है, खरीदारी उतनी नहीं कर पा रही है। क्या वजह मानते हैं आप इसको गुप्ता जी? वजह लोगों की जेब में पैसा नहीं है, डिमांड नहीं है। जब तक गवर्नमेंट लोगों की जेब में पैसा नहीं डालेगी तो खरीदारी करने कैसे आएंगे? उनके पास अगर लिमिटेड पूंजी है तो अपने रोजमर्रा की खाने पीने के सामान के लिए बचा के रखा है उन्होंने, वो चाहेंगे पहले हम इसको पैसे को जितना ज्यादा नहीं चला सके उसको चलाएं। गवर्नमेंट को हर किसी के अकाउंट में, गरीब लोगों के, मीडियम लोगों के अकाउंट में, जनधन अकाउंट से जैसे भी है सबकी जेब में पैसा डालना चाहिए, जिससे मार्केट में वो लोग आए और खरीदारी करें, जिससे हमारे देश की इकोनॉमी भी बूस्ट होगी। दूसरी चीज मैं ये देख रहा था, मार्केट में भीड़ है लेकिन अगर कोई संक्रमित व्यक्ति है तो हमें कैसा पता चल रहा है कि उसको छूना नहीं है? हालांकि लोग अवेयर तो हो रहे हैं लेकिन उतनी संख्या में अवेयर नहीं हो पा रहे हैं जिस संख्या में होने चाहिए थे। भीड़ तो है लेकिन अब संक्रमण का खतरा भी इससे कहीं न कहीं बढ़ता ही दिख रहा है। तो निश्चित रूप से संक्रमण का खतरा है जी, हमें क्या पता कौन जा रहा है संक्रमण। हम तो सैनिटाइज कर सकते हैं अपना, उनको सबको मास्क पहन के आना चाहिए, हाथ में दस्ताने होने चाहिए, सबको प्रिकॉशन, सोशल डिस्टेंसिंग का प्रिकॉशन रखना चाहिए जिससे लोग बच सकें। अब किसी का पता नहीं है, कोई टेस्टिंग नहीं है, कौन कोरोना संक्रमित जा रहा है कौन नहीं है, इसका पता लगाना आम आदमी के लिए बहुत मुश्किल है। आप अपनी दुकान पे किस तरह का सोशल डिस्टेंस मेंटेन रख रहे हैं? मेंटेन ये है कि हर स्टाफ, पहले तो स्टाफ आधा हो गया और सेकंड ऑफ ऑल है कि वो दूर दूर के डिस्टेंस में बैठ रहा है पूरे अपने मास्क वगैरह लगा के। कस्टमर तो बाजार में इस टाइम है ही नहीं और हाँ आते हैं तो सैनिटाइज करते हैं, बाकी डिस्टेंस में बैठा था एकदम। कुल मिलाकर ये देखा जा रहा है कि जिस तरह से बाजारों में संख्या बढ़ रही है, हालांकि खरीदारी उतनी संख्या में नहीं हो पा रही है, व्यापारियों का काफी कुछ नुकसान हुआ है। हालांकि इसको रिकवर करना अभी इतना मुश्किल आसान नहीं है, लेकिन देखने वाली बात ये होगी कि जिस तरह से भीड़ लगातार बढ़ रही है, क्या हम संक्रमण रोकने में सक्षम हो पाएंगे? अपने सहयोगी देहरादून से राजन बडोला के साथ मैं सुनील राज, प्राइम न्यूज देहरादून। हरिद्वार दिल्ली राजमार्ग NH-58 पर ऋषिकेश से मध्य प्रदेश जाने वाले 17 श्रमिक आज फिर पैदल जाते हुए दिखाई दिए। जब प्राइम न्यूज ने इन लोगों से जानना चाहा, ये लोग रो पड़े और अपनी दुख भरी कहानी बयां करने लगे। इसे लेकर प्राइम न्यूज के संवाददाता ने झबरेड़ा विधायक देसराज कर्णवाल से बात की। वो क्या कुछ कह रहे हैं, उन्हें सुनते हैं।
झबरेड़ा विधायक देशराज कर्णवाल हमारे साथ मौजूद हैं। वो भी यहाँ पर ये हाल देख रहे हैं। जिस तरह से लोग आरोप लगा रहे हैं विधायक जी कि मोदी जी की जो व्यवस्था है वो बिल्कुल बेकार है, इन लोगों को खाना नहीं मिल रहा, जाने की व्यवस्था नहीं। आप भारतीय जनता पार्टी के एमएलए हैं, क्या कहेंगे इस बारे में? देखिए, वास्तव में मोदी जी के बारे में इस तरह की बातें करना सूरज को दिया जलाने के समान है, सूरज को दिया दिखाने के समान है, क्योंकि मोदी जी के नेतृत्व में पूरा संसार चल रहा है। ये मज़दूर भाई आज ऋषिकेश से चलकर आए, आपके माध्यम से, हमारे जो एक पत्रकार मित्र हैं उनके माध्यम से हमें पता चला कि इस तरह से मज़दूर पैदल जा रहे हैं। क्योंकि मैं मोदी जी का, त्रिवेंद्र जी का, प्रदेश केंद्र सरकार का प्रतिनिधि हूँ, एक जिम्मेदार व्यक्ति हूँ, मैं ये बात सुन कर के यहाँ पर आया। और चूँकि एक साथ सबको ऐसी व्यवस्था नहीं की जा सकती कि जितने भी लोग इधर उधर फंसे हुए कि एक साथ सबको उनके घर पे पहुंचाया जा सके। फिलहाल क्या व्यवस्था करेंगे आप विधायक जी? जैसे ये बिल्कुल, मैं अभी इन लोगों से बात करके कोई रास्ता हम निकालेंगे। मैं कलेक्टर साहब से बात करूंगा अपने हरिद्वार के, क्योंकि ये ऋषिकेश से आए हैं और पहले हमें जानकारी नहीं थी। तो अब अपने कलेक्टर साहब से बात करके कि इनकी क्या हमें इनको क्या सुविधा दे सकते हैं, हम इन्हें आज कल परसों कब तक इनके घर पहुंचाने का काम कर सकते हैं, ये मैं कलेक्टर साहब से बात करके इन लोगों को आश्वासन दूंगा। खाने की व्यवस्था नहीं बता रहे हैं कि हम लोग कई दिन से भूखे हैं, मासूम बच्चे इन लोगों के साथ। देखिए, बिल्कुल ये इन्हें देख करके मेरा दिल भर आया। मैं अभी इनके लिए नाश्ते की व्यवस्था, मैंने अपनी गाड़ी भेजी है, उसके लिए मैं इनको नाश्ता कराऊंगा। इनको जो भी तत्काल राहत है उसे देने का कार्य मैं करूंगा। और जैसे ही मुझे कलेक्टर साहब के से मिलकर के जो भी बातचीत होगी उसके लिए मैं फिर इन लोगों को बताऊंगा। कहीं ना कहीं अगर बात की जाए तो विधायक देशराज कर्णवाल ने वादा किया है कि इन लोगों को जिस तरह भी चाहेंगे वो पहुंचाएंगे, चाहे उन्हें जिलाधिकारी से बात करनी पड़े या किसी भी अन्य प्रशासनिक अधिकारी से। और इन लोगों को फिलहाल जिस तरह से भूखे हैं तो इनको नाश्ते और खाने की व्यवस्था भी इनकी तरफ से कराई जाएगी। मैं अरशद हुसैन, प्राइम न्यूज़, रुड़की। देहरादून में आज एक महिला में कोरोना होने की पुष्टि के बाद जिलाधिकारी डॉक्टर आशीष श्रीवास्तव ने बताया, इसमें किसी प्रकार से घबराने जैसी कोई बात नहीं है। जिस महिला में आज कोरोना की पुष्टि हुई है वो पहले से ही बीमार थी और 2 दिन पहले ही दिल्ली से अपना ऑपरेशन करवाकर देहरादून पहुंची है। देहरादून के यूपी बॉर्डर अशारोडी पर 49 संदिग्ध लोगों के सैंपल लिए गए थे, जिसमें ये महिला भी शामिल थी और इनको होम क्वारंटीन किया गया था। पॉजिटिव आने के बाद दून अस्पताल में भर्ती किया गया है। इसके साथ ही जिलाधिकारी ने यह भी जानकारी दी कि इसे देखते हुए आज से अशारोडी बॉर्डर की तरह ही हिमाचल प्रदेश के बॉर्डर कोलाहल में भी स्क्रीनिंग शुरू की गई है। जो भी संदिग्ध पाए जा रहे हैं उनका सैंपल कलेक्ट करके उन्हें होम क्वारंटीन किया जा रहा है। वो सैंपल ले देखिए, ये कोई ऐसा इशू नहीं है। हमने ऑलरेडी बॉर्डर पे इसीलिए टीम्स लगा रखी हैं कि वहाँ जिनको उनको शक होता है कि इनमें संभावना बन सकती है, ऐसे लोगों का वो सैंपल लेते हैं। परसों से ये प्रक्रिया शुरू की गई है और परसों जो हमने लगभग 49 सैंपल लिए थे उन्हीं में से ये एक सैंपल जो है वो पॉजिटिव आया है। और वो दिल्ली में ही लॉकडाउन के पहले से जो महिला हैं वो थीं और उनका कुछ ऑपरेशन हुआ था और उसके बाद वो लॉकडाउन के बाद जो है वहाँ से यहाँ पर आई हैं, वो और उनके पुत्र हैं। तो इसलिए ऐसी कोई ऐसा इशू नहीं है। हमारे इंटरनल किसी पॉपुलेशन से ये नहीं निकल रहा है। और अब ऐसे लोगों को कंटिन्यूअस आज से हमने कुल्हाल जो हमारा बॉर्डर है उस बॉर्डर पर भी आज से सैम्पलिंग शुरू करा दी है। तो वो रैंडम सैंपल से लेकर के इसमें कोई ऐसे घबराने वाली बात नहीं है। जितने भी लोग इस तरीके के बाहर से आ रहे हैं, अगर उनकी स्क्रीनिंग होकर के वो कम्युनिटी से अलग हो रहे हैं ऐसे पॉजिटिव लोग, तो ये अच्छी बात है। तो इसलिए कोई पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है। सिचुएशन एकदम ऑलमोस्ट नॉर्मल है। हरिद्वार जिलाधिकारी सी रविशंकर ने आज जिला स्तरीय समीक्षा सलाहकार समिति की बैठक रोशनाबाद सभागार में ली और बैठक में जिलाधिकारी ने मुख्य विकास अधिकारी विनीत तोमर की उपस्थिति में भारत सरकार और राज्य सरकार की बैंकों से संचालित होने वाली योजनाओं पर विशेष बैठक की अध्यक्षता की। बता दें कि डीएम ने लीड बैंक अधिकारी पंजाब नेशनल बैंक के अनिल कुमार झा को
आर्थिकी सुधार के विषय में विशेष निर्देश दिए। एक स्पेशल DLRC का मीटिंग आज आयोजन किया है। अभी कोविड का परिस्थिति को संज्ञान में रखते हुए अभी जो है इकोनॉमी को रिवाइव करने के लिए विशेषकर जो है जितना भी जो स्कीम्स है उसमें बूस्टअप करने के लिए जो है एक कार्य योजना और रणनीति आज बनाया गया है। फिलहाल अभी आज हमने ये तय किया है कि विदिन 15 डेज लास्ट ईयर का जितना भी पेंडेंसीज है बैंक्स के पास, जो अगर एप्लीकेशंस कोई लंबित है वो 15 दिन के भीतर उनको उसमें जो है यदि आपत्ति है तो उसको दर्ज करना होगा। इन केस अगर आपत्ति नहीं है तो अगला 15 दिन के भीतर उसको सैंक्शन करना होगा। इन केस अगर वो अगला 15 दिन में भी अगर नहीं कर पाते हैं तो डीम्ड अप्रूवल करने के लिए जो है निर्देश दिया है। और आफ्टर दैट 30 डेज जो है 15 डेज में उनका डिसबर्समेंट करने का टारगेट रखा गया है। इस प्रकार का एक रणनीति बनाया है और विशेषकर सभी स्कीम्स में ये लगातार सैंक्शनिंग करने का निर्देश दिया है। तो ये हर महीने जो है इस प्रकार का स्पेशल DLRC बैठक भी हम करते रहेंगे। मसूरी में होम क्वारंटीन किए गए 60 साल के बुजुर्ग की मंगलवार को मौत हो गई। अचानक हुई इस मौत से प्रशासन और पुलिस में हड़कंप मच गया। पुलिस और प्रशासनिक टीम के साथ स्वास्थ्य विभाग की टीम मौके पर पहुंची। स्वास्थ्य विभाग की टीम द्वारा मृतक का सैंपल लिया गया। प्रशासन और पुलिस द्वारा मृतक के शव को एम्बुलेंस के माध्यम से देहरादून के अस्पताल में भेजा गया। असल में यहीं पे काम करते थे, हेयर ड्रेसर है इनका काम ना। तो ये यहाँ से 18 मार्च को फतेहपुर सहारनपुर गए थे, अपने गांव गए थे और वहाँ से ये 6 मई को आए थे। तो इनको एज पर प्रोटोकॉल इनको क्वारंटाइन कर दिया गया था, होम क्वारंटाइन। ये बेसिकली इनको कोई सिम्टम्स नहीं थे, होम क्वारंटाइन में रखा गया था। पर इनको कोई पुरानी हिस्ट्री है जब इनकी बाईपास सर्जरी हुई थी और शायद ये डायबिटिक भी हैं। तो आज रात को ये सोए होंगे तो सुबह ये मतलब मृत हुए। मतलब सुबह जब इनके बच्चों ने देखा होगा तो सांस नहीं थी। तो इन लोगों ने हमें इन्फॉर्म किया। तो एज़ पर प्रोटोकॉल जो हमें करना है, हम लोगों ने इनकी सैंपल लिया है कोरोना के लिए, क्योंकि होम क्वारंटाइन में थे। और इनकी हम बॉडी एज़ पर जो प्रोसीजर है उसको सील करके, डिसइंफेक्ट करके, सील करके बॉडी रखवाई जाएगी, चाहे यहाँ पे चाहे देहरादून में। कुछ कल उनको तबीयत थोड़ी गड़बड़ हुई, चेस्ट पेन बता रहे थे और उसके बाद कुछ दवाई ववाई दी गई उनको। लेकिन रात में सोए तो फिर सोते ही रहे, फिर सुबह उठ नहीं पाए। हालांकि उनका ट्रैवलिंग हिस्ट्री थी तो हमने उनको क्वारंटाइन किया था। लेकिन अभी ऐसे कोरोना के कोई सिम्टम तो इनमें नहीं है। अब ये तो बाकी जांच का विषय है, जांच के बाद ही इस बारे में पता चल पाएगा कि क्या इनकी डेथ कोरोना की वजह से हुई है या किसी अन्य डिजीज। कोई वृद्ध व्यक्ति है, वो वैसे तो हार्ट पेशेंट भी रहे हैं। पहले उनका शायद कोई ऑपरेशन ट्यूमर वूमर का भी आया है, ऐसी जानकारी में आई है उनके बेटे से बात करने पर। तो वो सहारनपुर से गए थे, सहारनपुर लॉकडाउन के टाइम पर उनका वहाँ गांव है सहारनपुर फतेहपुर में। तो बीमार हो चल रही थे, तो उसके बाद पूरा परिवार ही उनका वहाँ था। उसके बाद ये यहाँ पर आए थे तो इनको होम क्वारंटीन किया हुआ था। तो क्योंकि हार्ट पेशेंट थे तो संभवतः इनकी जो है वही हार्ट की बीमारी के कारण जो है आज रात में जो है ये मेरे ख्याल से इनकी जो तबीयत कुछ वैसी ख़राब हुई होगी। तो सुबह घर वालों ने जब जगाना चाहा तो ये जो है मृत पाए गए। तो फिर घर वालों के द्वारा जो है सूचना दी गई है। अब इसमें हमने जो है मेडिकल टीम को बता दिया है। अब इसमें मेडिकल टीम जो है अपने हिसाब से। रुड़की से सटे मोहनपुरा में कुछ जिम्मेदार लोगों ने राशन में दिए गए चावल को बेचते हुए कुछ लोगों को मौके पर पकड़ लिया और राशन खरीदने वाले दोनों युवकों को जमकर खरी खोटी सुनाई। पूर्व प्रधान सत्येंद्र प्रकाश ने यह भी बताया कि कई दिन से सूचना मिल रही थी कि क्षेत्र के कुछ लोग सरकार द्वारा दिया गया फ्री राशन इस तरह बेच रहे हैं, जिन्हें आज मौके पर पकड़ा गया। सूचना आ रही थी कि कुछ बाहरी गांव के लोग जो है सरकार की तरफ से जो सुविधा राशन की मिल रही मुहैया करा रही है, चावल जो लोग मिल रहा था, तो कुछ लोग सक्षम लोग जिन्हें जरूरत भी नहीं है वो लोग राशन लेने के बाद उन्हें और जो बाहर से खरीदार आ रहे थे उन्हें बेच रहे थे। 2 दिन पहले में सूचना मिली तो हम 2 दिन से अपने कुछ साथियों के साथ उन्हें वॉच कर रहे थे। तो आज सुबह हमने 2 लोग पकड़े
दोनों लोग पनियाला के बताएंगे कि हम पनियाला से हैं, और उनके पास से लगभग 2-2 क्विंटल चावल हमने पकड़ा, और उस चावल को हमने इकट्ठा करके जो लोग राशन कार्ड होल्डर नहीं है, किराएदार हैं, उनके राशन की दिक्कत है, तो राशन डीलर जो मुकेश हैं यहाँ पे, उनके दुकान पे रखवा के 10-10 किलो राशन सोशल डिस्टेंसिंग को रखते हुए हमने लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट वितरित किया है यहाँ से। रुद्रपुर में थाना ट्रांजिट कैंप के रविंद्र नगर में एक बुजुर्ग ने बीमारी से परेशान होकर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। बुजुर्ग की मौत के बाद परिजनों में कोहराम मच गया। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। ये रविंद्र नगर में एक निर्मल मंडल नाम के 65 साल की उम्र के एक व्यक्ति ने जो है आत्महत्या की है। आसपास के लोगों से जानकारी की गई, परिवार वालों से पूछा गया तो बता रहे हैं कि ये बीमारी के चलते ज़्यादा परेशान था, इसलिए उसने आत्महत्या की है, जिसके संबंध में जांच की जा रही है और बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। बाद पोस्टमार्टम कार्रवाई की जाएगी। दिनेशपुर में कैबिनेट मंत्री अरविंद पांडे के द्वारा किए गए अटल ई जन संवाद कार्यक्रम में दिनेशपुर में राज्य के इंटर कॉलेज में कई लोगों ने भाग लिया। इस दौरान पूर्व मंडल अध्यक्ष बीजेपी दिनेशपुर के हिमांशु सरकार ने कहा, इस लॉकडाउन के बीच कैबिनेट मंत्री अरविंद पांडे ने अटल ई जन संवाद कार्यक्रम में लोगों के द्वारा पूछे गए सवालों के जवाब दिए। आज इस प्रदेश के यशस्वी शिक्षा मंत्री आदरणीय अरविंद पांडे द्वारा समस्त शिक्षकों एवं जनप्रतिनिधियों से ई संवाद, अटल ई संवाद का जो प्रोग्राम किया गया, ये सराहनीय कदम है और दूरदर्शन के माध्यम से और नेट के माध्यम से ये पढ़ाई का जो काम चलाया गया है, ये सराहनीय कदम है माननीय शिक्षा मंत्री का। और मैं यहाँ पे हम लोग जनप्रतिनिधि पहुँचे हैं और हम लोग को बुलाया गया है शिक्षा विभाग की ओर से। हम माननीय मंत्री जी का धन्यवाद करना चाहते हैं। उधम सिंह नगर जिले में शराब व्यापारियों को सरकार की आबकारी नीति से काफी परेशानी हो रही है, जिसे लेकर जिले के सभी शराब कारोबारियों ने 15 मई से शराब की बिक्री को पूरी तरह बंद करने का ऐलान किया है। लोग 14 तारीख रात सुबह शाम के 4 बजे तक दुकानें जो खुलेंगी और 15 तारीख से पूर्ण रूप से अनिश्चित काल तक बंद रखेंगे दुकानें। हम लोगों की मांगे तो क्या है, ज़्यादा मांगे तो नहीं है। हम लोग सरकार से बस एक ही विनती चाहते हैं कि जो ये कोटा सिस्टम है हमारा, जो हमारा प्रतिवर्ष अधिभार है, पर डे का अधिभार है, हम चाहते हैं इसको ख़त्म कर दिया जाए इस साल के लिए। जैसे कि यूपी में पॉलिसी है, आप लाइसेंस फीस ज़रूर बढ़ा दीजिएगा। यहाँ भी हमारे यहाँ इंग्लिश ठेकों पर 1% लाइसेंस फीस लगती है और यूपी में 8% लगती है। तो इस साल हम चाहेंगे कि आप 8% लाइसेंस फीस बढ़ा दें, लेकिन जो कोटा सिस्टम है, जो आपका फिक्स अधिभार है पर मंथ का, उसको इस साल ख़त्म किया जाए। नहीं तो शराब कारोबारी इस साल अपना काम नहीं कर पाएगा और उसको सारी दुकानें अपनी सरेंडर ही करनी पड़ेंगी। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश प्रदेश की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम न्यूज़।